दोस्तों, एक बार फिर से आप सुनना शुरू कर चुके हैं जज्बातों का जहां विद जावेद अख्तर। और आज मैं आपके सामने एक बार फिर शर्लक होम्स को लेकर आया हूं, अपने एक बहुत ही दिलचस्प केस को सॉल्व करते हुए। मुझे उम्मीद है कि नए सुनने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेंगे और पुराने लोग वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। द एडवेंचर ऑफ द येलो फेस। तुम्हारी मालकिन कहाँ है? मैंने पूछा। मेरे ख्याल से वो बाहर टहलने गई हैं, उसने जवाब दिया। मेरा मन तुरंत शक से भर गया। ये तय करने के लिए कि वो घर में नहीं थी, मैं दौड़कर ऊपर गया। ऐसा करते हुए मैंने अपने घर की ऊपरी खिड़की से देखा कि जिस नौकरानी के साथ मैंने अभी अभी बात की थी, वो घास के मैदान से होकर कॉटेज की तरफ भागी जा रही थी। उसे भागते देखकर सारा माजरा मेरी समझ में आ गया। मेरी पत्नी अपनी नौकरानी को ये आदेश देकर कॉटेज गई होगी कि अगर मैं शहर से वापस आ जाऊं तो इसकी जानकारी तुरंत उसे दे दे। गुस्से से कांपते हुए मैं भागकर नीचे आया और मामले को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने की नीयत से मैदान पार कर गया। मैंने वहां देखा, मेरी पत्नी और नौकरानी गली में जल्दी जल्दी चले आ रहे थे, लेकिन मैं उनसे बात करने के लिए नहीं रुका। मेरी जिंदगी को मुसीबत में डालने वाला राज उसी कॉटेज में छुपा था। मैंने कसम खाई थी कि चाहे जो कुछ हो जाए, अब ये राज ज्यादा वक्त तक राज नहीं रहेगा। मैंने कॉटेज में पहुंचने के बाद उसके दरवाजे पर दस्तक भी नहीं दी और हैंडल घुमाकर सीधे गलियारे में दाखिल हो गया। ग्राउंड फ्लोर पर सब कुछ शांत था। रसोई में चूल्हे पर केतली का संगीत सुनाई दे रहा था, यानी उसमें पानी उबल रहा था। और टोकरी में एक बड़ी सी काली बिल्ली सिकुड़ी बैठी थी। लेकिन जिस औरत को मैंने पहले देखा था, उसका वहां कोई नामो निशान नहीं था। मैं भागकर दूसरे कमरे में गया, लेकिन वो भी वीरान पड़ा था। इसके बाद मैं सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर पहुंचा। दूसरी मंजिल के भी दोनों कमरे मुझे खाली मिले। पूरे घर में कोई नहीं था। कमरे का फर्नीचर और तस्वीरें सब नॉर्मल थे, सिवाय इसके कि बड़े कमरे में जिसकी खिड़की पर मैंने उस औरत को खड़े देखा था, वो कमरा बड़ा आरामदेह था और उसे बड़ी अच्छी तरह से सजाया गया था। जब मैंने उस कमरे के अलाव के ऊपर अपनी पत्नी की फोटो देखी तो मेरा शक गुस्से में बदल गया और मेरी आंखें लाल हो गईं। वो तस्वीर मेरे कहने पर केवल 3 महीने पहले ही खिंचवाई गई थी। ये तय करने के लिए कि पूरा घर खाली है, मैं काफ़ी देर तक वहां रुका रहा। उसके बाद मैं अपने सीने पर पत्थर रखकर वहां से चला आया। जब मैं अपने घर पहुंचा तो मेरी पत्नी हॉल में आ गई, लेकिन मैं इतना परेशान और गुस्से में था कि उससे बात किए बिना उसे धक्का देकर अपने रास्ते से हटाकर स्टडी रूम में जाकर बैठ गया। इससे पहले कि मैं उस कमरे का दरवाज़ा बंद कर पाता, वो भी मेरे पीछे पीछे भागती हुई अंदर आ गई। मुझे अपना वादा तोड़ने का बहुत अफसोस है जैक, लेकिन जब तुम्हें मेरी हालत का अंदाज़ा होगा तो मुझे यकीन है कि तुम मुझे ज़रूर माफ़ कर दोगे। फिर मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ, मैंने कहा। मैं नहीं बता सकती जैक, मैं कतई नहीं बता सकती, वो रोते हुए बोली। जब तक तुम नहीं बताओगी कि कॉटेज में कौन रहता है और वो कौन है जिसे तुमने अपनी तस्वीर दी है, तब तक हमारे बीच अब कभी भरोसा कायम नहीं हो सकता। उसे एक तरफ झटकते हुए मैं घर छोड़कर चला आया। ये कल की बात है मिस्टर होम्स। मैंने उसके बाद से उसकी शक्ल नहीं देखी और ना ही मैं उस अजीब वाक्य के बारे में कुछ जानता हूँ। हम दोनों के बीच ये शक की पहली छाया है और इसने मुझे इस तरह बेचैन कर दिया है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मेरे लिए अब क्या करना ठीक रहेगा, जिससे बात बनी रहे। आज सुबह मुझे अचानक ये ख्याल आया कि आप ही मुझे सलाह दे सकते हैं, इसलिए मैं आपके पास दौड़कर चला आया और अब मेरी ज़िंदगी आपके हाथों में है। अगर अभी कोई पॉइंट रह गया हो जिसे मैं साफ नहीं कर पाया हूँ तो प्लीज़ मुझसे सवाल कीजिए, लेकिन सबसे पहले मुझे जल्दी से ये बता दीजिए कि मैं क्या करूँ, क्योंकि ये राज अब मेरे सब्र के बांध को तोड़कर बाहर जा रहा है और अब मैं इसे और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। होम्स और मैंने उसके अनोखे बयान को बड़ी ही दिलचस्पी के साथ सुना। ये बात ऐसे आदमी ने बताई थी कि जिसका दिल टूटा था और उसने इसे उसी पूरी संजीदगी के साथ पेश भी किया था। मेरे दोस्त कुछ वक्त तक अपनी ठोड़ी को हाथों में टिकाए सोच में खामोश बैठे रहे। प्लीज़ आप मुझे बताइए कि आप यकीन से कह सकते हैं कि जिसे आपने खिड़की पर देखा था वो किसी आदमी का चेहरा था? मैंने हर बार उसे दूर से देखा था, लेकिन यकीनी तौर पर मेरे लिए ये कह पाना नामुमकिन है। लगता है कि आप पर उस चेहरे ने बहुत बुरा असर डाला था।
उसका चेहरा अलग रंग का था और उसके नैन नक्श में अजीब सख्ती थी। जब मैंने उसके पास जाने की कोशिश की तो वो एक झटके में आंखों से गायब हो गया। आपकी पत्नी को आपसे 100 पाउंड मांगे कितना वक्त हुआ है? करीब 2 महीने। क्या आपने कभी उसके पहले पति की तस्वीर देखी थी? नहीं। उसकी मौत के कुछ ही वक्त बाद अटलांटा में भयानक आग लगी जिससे उसके सभी कागजात जलकर खाक हो गए थे और इसके बावजूद उसके पास अपने पति का डेथ सर्टिफिकेट था। आपने बताया था कि आपने खुद उसे अपनी आंखों से देखा था। हाँ, आग लगने के बाद उसने उसकी डुप्लीकेट बनवा ली थी। क्या आप कभी किसी ऐसे आदमी से मिले हैं जो उसे अमेरिका में जानता था? नहीं। क्या उसने कभी अपने अमेरिका वाले घर पर दोबारा जाने की चर्चा की? नहीं। या वहां से कोई लेटर आया आपके पास? नहीं। थैंक यू। मैं इस मामले पर अभी थोड़ा सोचना चाहता हूँ। अगर कॉटेज पूरी तरह से वीरान हो चुका है तो हमें कुछ दिक्कत हो सकती है। दूसरी तरफ मेरा अंदाज़ा है कि आपके उस घर में कल दाखिल होने से पहले ही वहां रहने वालों को आपके वहां जाने के बारे में अलर्ट कर दिया गया था। तब ये हो सकता है कि वो लोग दोबारा वापस आ गए हों और हम मामले को आसानी से साफ कर लेंगे। इसलिए अब मैं आपको नॉर्वरी वापस जाकर कॉटेज की खिड़कियों को एक बार फिर देखने की सलाह दूंगा। अगर आपके पास ये मानने की वजह हो कि उसमें कोई रह रहा है तो आप जबरन उसमें घुसने की कोशिश मत कीजिए, लेकिन मुझे और मेरे मित्र को तार भेज दीजिएगा। हम तार मिलने के 1 घंटे के अंदर वहां आपको मिल जाएंगे और जल्द ही मामले की तह तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर वो खाली हुआ तो? फिर मैं कल आकर आपसे इस बारे में बात करूंगा। नमस्कार। हाँ, सबसे बड़ी बात ये, जब तक आपके पास कोई असली वजह ना हो तब तक बेवजह परेशान ना होइएगा। मुझे शक है कि यह बहुत खतरनाक मामला है वॉटसन। मेरे दोस्त ने मिस्टर मुनरो को दरवाजे तक छोड़ने के बाद कहा। तुमने इन बातों का अंदाजा क्या लगाया? वो बहुत भद्दे तरीके से बात करता है, मैंने जवाब दिया। हाँ, इसके पीछे ब्लैकमेल करने की मंशा है या मैं गलत हूँ? और ब्लैकमेल करने वाला कौन है? हाँ, ब्लैकमेल करने वाला वही शख्स हो सकता है जो इतने आरामदेह कमरे में खुशी खुशी रह रहा है और जिसने अलाव के ऊपर उसकी तस्वीर लगा रखी है। मेरी बात पर भरोसा करो वॉटसन, खिड़की पर दिखाई पड़े उस खूंखार चेहरे के पीछे कोई तो बात जरूर है और मैं इस केस को दुनिया के लिए नहीं छोड़ूंगा। आपके हाथ कोई सुराग लगा क्या? हाँ, सुराग तो है लेकिन अभी कच्चा है। लेकिन अगर यह सही साबित नहीं होगा तो मुझे हैरानी होगी। इस औरत का पहला पति उस कॉटेज में है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? उसकी इतनी बेचैनी को देखते हुए हम कह सकते हैं। मैं तुम्हारे सामने कहानी कुछ इस तरह रखूंगा। एक औरत की शादी अमेरिका में हुई। उसके अंदर कई गंदी आदतें पैदा हो गई होंगी, या हम ये भी कह सकते हैं कि उसे कोई भयानक बीमारी लग गई होगी या उसने कोई बेवकूफ़ी भरा काम किया होगा। आखिरकार वो वहां से अपने पति को छोड़कर इंग्लैंड आई होगी और अपना नाम बदलकर नए नाम से जिंदगी शुरू कर दी होगी। अपनी दूसरी शादी के 3 साल होने के बाद इस औरत ने अपनी जिंदगी को आसान समझा होगा और उसने अपने नए पति को दिखाने के लिए किसी मनगढ़ंत नाम से डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिया होगा। तभी अचानक उसके पहले पति को इस औरत का पता ठिकाना मालूम हो गया होगा। या ये भी हो सकता है कि उसकी कोई जानने वाली औरत उसे खोजती हुई यहाँ आ गई होगी। उसने उसे लेटर लिखकर उसका राज खोलने की धमकी दी होगी। उसने अपने पति से 100 पाउंड लेकर उस ब्लैकमेल करने वाली औरत या आदमी को खरीदने की कोशिश की होगी। बात बनी नहीं होगी तो वो महिला यहाँ आ गई होगी और जब एक दिन बातों बातों में उसके पति ने कॉटेज में किसी नए किराएदार के आने की बात कही होगी तो वो समझ गई होगी कि उसका पीछा करते करते वो लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। वो अपने पति के सोने का इंतज़ार करती है और उसके सो जाने के बाद रात को कॉटेज में जाकर उनसे कहा होगा कि वो लोग उसे चैन से रहने दें। नाकाम होने पर वो अगली सुबह फिर जाती है और उसका पति उसे वहां देख लेता है। वो अपने पति को फिर कभी कॉटेज में न जाने का वचन देती है, लेकिन 2 दिन बाद उन लोगों से मुक्ति पाने के लिए एक और कोशिश करती है और ब्लैकमेलरों की मांग पर उन्हें अपनी तस्वीर दे देती है। इस बातचीत के बीच में ही उसकी नौकरानी जाकर उसे बताती है कि घर का मालिक लौट आया है। तो उसने सोचा होगा कि उसका पति किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है। उसने कॉटेज के लोगों को पिछले दरवाजे से निकलकर झाड़ियों में छिप जाने के लिए कहा होगा।
इस तरह उसके पति ने उस जगह को सुनसान पाया होगा। अगर मुनरो आज शाम तक उनके वहां वापस आ जाने की खबर देता है तो मुझे सचमुच हैरानी होगी। मेरी कहानी तुम्हें कैसी लगी? अभी तो ये पूरी कपोल कल्पना ही लगती है, लेकिन आखिरकार इसमें सारे फैक्ट तो शामिल हैं। जब तक हमारे पास नए फैक्ट्स नहीं आ जाते, तब तक इस पर फिर से सोचने का काफ़ी वक्त होगा। जब तक हमारे पास नॉर्बरी वाले दोस्त का कोई मैसेज नहीं आता, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमें उसके लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। हमने अभी अपनी चाय ख़त्म की ही थी कि हमारे पास उसका तार आ गया, जिसमें लिखा था, कॉटेज में अभी भी किराएदार मौजूद हैं। खिड़की पर वो चेहरा फिर दिखाई पड़ा। 7 बजने वाली गाड़ी लेकर आ जाइए। आपके आने तक मैं कोई कदम नहीं उठाऊंगा। हम गाड़ी से बाहर निकले तो वो प्लेटफॉर्म पर हमारा इंतजार करता मिला। हमने स्टेशन पर जल रही बत्तियों की रोशनी में देखा कि उसके चेहरे का रंग फीका पड़ चुका था और वो गुस्से से कांप रहा था। वो लोग अभी भी वहां हैं मिस्टर होम्स, उसने मेरे दोस्त के बाजू को कसकर पकड़े हुए कहा। मैंने यहाँ लौटने के बाद कॉटेज में रोशनी देखी थी। हमें इस मामले को हमेशा के लिए सुलझा लेना चाहिए। अब आपकी क्या योजना है? छायादार पेड़ों वाली अंधेरी सड़क पर चलते हुए होम्स ने पूछा। मैं अब जबरन दरवाज़ा खोलकर खुद अपनी आंखों से देखूंगा कि अंदर कौन है। मैं चाहता हूं कि आप दोनों गवाह के तौर पर वहां मौजूद रहें। क्या आप अपनी पत्नी की चेतावनी के बावजूद वहां जाएंगे कि तुम्हें इस राज को अभी नहीं सुलझाना चाहिए? आप अब भी उसकी वार्निंग को अनसुना करके उस कॉटेज में जाने को आमादा हैं? जी हाँ, मैंने तय कर लिया है। अच्छी बात है। मैं सोचता हूँ कि आपकी बात सही है। कोई भी सच बहुत से शकों से अच्छा होता है। हमें तुरंत वहाँ जाना चाहिए। असलियत यह है कि हमारे पास कोई कानूनी रास्ता नहीं है, लेकिन मैं आपके कदम को फ़ायदेमंद मानता हूँ। वो रात बहुत अंधेरी थी और जब हम चौड़ी सड़क से पतली गली में मुड़े तो हल्की हल्की बारिश भी होने लगी थी। गढ़वाली गली के दोनों ओर बाड़ लगी हुई थी। मिस्टर ग्रांट मुनरो धीरे धीरे बढ़े। उनके पीछे हम दोनों भी गिरते पड़ते ठोकरें खाते हुए चल पड़े। वो देखिए, मेरे घर की बत्तियां जलती हुई दिखाई दे रही हैं। पेड़ों के झुरमुट के पीछे इशारा करते हुए वो बुदबुदाया। और यहाँ है वो कॉटेज जिसमें मैं दाखिल होने जा रहा हूँ। उसके मुताबिक हम नुक्कड़ से गली में मुड़ गए और अपनी बगल वाली इमारत में पहुंच गए। मकान के सामने वाले मैदान में एक पीला सरिया पड़ा था, जिससे हमें पता चला कि दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं था और ऊपरी मंजिल पर एक खिड़की रोशनी से जगमगा रही थी। दरवाजे पर खड़े होकर हमने देखा कि खिड़की के पीछे कोई धुंधली काली छाया पर्दे के पीछे जा रही है। वहां है वो रहस्यमय चेहरा, ग्रांट मुनरो बोले। आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं कि वहां कोई है। आप मेरे पीछे आइए, अभी सब पता चल जाएगा। जैसे ही हम दरवाजे की तरफ बढ़े, लैंप की सुनहरी रोशनी में वो छाया खड़ी हो गई। अंधेरा होने की वजह से मैं उसका चेहरा नहीं देख सका, लेकिन उसकी बाहें स्वागत में बाहर की ओर निकल आईं। भगवान के लिए जैक, भगवान के लिए ऐसा मत करो, वो बोली। मेरे मन में पहले ही ये बात चल रही थी कि आज शाम तुम यहाँ आओगे। कुछ अच्छा सोचो प्यारे, मेरे ऊपर एक बार फिर भरोसा करो। तुम्हें अपने फैसले पर पछताने का कोई मौका नहीं मिलेगा। मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत दिनों तक भरोसा कर लिया फी, उसने सख्ती से कहा। छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें अनदेखा करके आगे चला जाऊंगा। मैं और मेरे दोस्त इस मामले को हमेशा के लिए सुलझाने जा रहे हैं, उसने अपनी पत्नी को धक्का देते हुए कहा और आगे बढ़ गया। उसके पीछे पीछे हम भी अंदर चले गए। मुनरो ने जैसे ही दरवाजे को धक्का देकर खोला, एक बूढ़ी औरत ने दौड़कर हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उससे एक और धक्का दे दिया और हम तीनों ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगे। ग्रांट मुनरो सबसे ऊपर वाले सुसज्जित और रोशनीदार कमरे में दाखिल हो गए, जिसके पीछे पीछे हम दोनों भी कमरे में दाखिल हो गए। ये एक खूबसूरत और सजा हुआ कमरा था, जिसमें मेज और अलाव के ऊपर दो दो मोमबत्तियां जल रही थी। कमरे के कोने में डेस्क पर एक लड़की झुकी हुई बैठी थी। हमारे पहुंचने पर उसने अपना चेहरा घुमा लिया, लेकिन फिर भी हमने देखा कि उसने लाल रंग की फ्रॉक और हाथों में सफ़ेद दस्ताने पहने हुए थे। जैसे ही वो हमारी तरफ मुड़ी, मैं हैरानी और डर के मारे चीख पड़ा। जो चेहरा उसने हमारी तरफ घुमाया था, वो अजीब ढंग से पीला था और उस पर किसी तरह का कोई भाव नहीं था।
एक पल के बाद उसका भेद भी खुल गया। होम्स ने हंसते हुए अपना हाथ लड़की के कानों के पास ले जाकर उसके मुखड़े पर लगा मुखौटा हटा दिया, जिसके नीचे कोयले सी काली नीग्रो लड़की खड़ी थी, जिसके सफेद दांत मोतियों की तरह चमक रहे थे। हम उसकी भाव भंगिमा देखकर हंस पड़े, लेकिन ग्रांट मुनरो अपने हाथों से अपना गला पकड़े उसे देखता रहा। हे भगवान! ग्रांट मुनरो चिल्लाया, इसका क्या मतलब है? मैं बताती हूँ तुम्हें इसका मतलब। पक्के इरादे से बोलती हुई कमरे में एंटर करने वाली औरत बोली। तुमने मुझे मेरे अपने फैसले के खिलाफ जाकर बोलने को मजबूर किया है, और अब हम दोनों मिलकर इसका हल निकालेंगे। मेरे पति की अटलांटा में मौत हो गई थी, लेकिन मेरी बच्ची बच गई थी। तुम्हारी बच्ची? उसने अपनी कोट की जेब से एक बड़ा सा चांदी का लॉकेट निकाला। तुमने इसे कभी खुला हुआ नहीं देखा था। मैं समझा था कि ये खुलता नहीं है। उसने स्प्रिंग को छुआ और उसका ढक्कन पीछे की तरफ खुल गया। लॉकेट के अंदर एक हैंडसम और इंटेलिजेंट से दिखने वाले नौजवान की तस्वीर थी, लेकिन उसके चेहरे की बनावट साफ तौर पर उसके अफ्रीकी होने को दिखा रही थी। वो अटलांटा के जॉन हेब्रान की तस्वीर है, औरत ने कहा। जहां तक मैं समझती हूँ कि ऐसा शरीफ और ईमानदार आदमी आज तक पैदा नहीं हुआ। मैंने उसके साथ शादी करने के लिए अपनी नस्ल बदल दी, लेकिन उसके साथ रहते हुए मुझे कभी इस बात का अफसोस नहीं हुआ। ये हमारी बदनसीबी थी कि उसकी मौत के बाद हमारी इकलौती बेटी की देखभाल मेरे बजाय उसके लोगों ने की थी। ऐसी जोड़ियों में अक्सर देखा गया है। मेरी नन्ही लूसी अपने पिता से भी काली है, लेकिन वो काली हो या गोरी है तो वो मेरी अपनी प्यारी बच्ची और माँ की लाडली। इतना सुनते ही वो नन्ही लड़की दौड़कर अपनी माँ के कपड़ों में दुबक गई। वो आगे बोली, मैंने उसे अमेरिका में इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसकी सेहत उस वक्त बहुत खराब थी और कोई भी बदलाव उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता था। उसकी देखभाल के लिए मैंने उसे अपनी पुरानी अफ्रीकी नौकरानी को सौंप दिया। अपनी बेटी के तौर पर उसे एक पल के लिए भी छोड़ने का ख्याल मेरे मन में कभी नहीं आया। लेकिन जैक, जब किस्मत ने तुम्हें मेरे रास्ते में ला खड़ा किया है और मैंने महसूस किया है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, तो मैं तुम्हें अपनी बेटी के बारे में बताने से डर गई। भगवान मुझे माफ़ करे, तुम्हें खोने के डर से मैंने तुम्हें अपनी बेटी के बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे तुम्हारे और अपनी कमज़ोरी के बीच चुनाव करना था। मैंने अपनी प्यारी नन्ही बेटी को छोड़कर तुम्हें चुन लिया। 3 सालों तक मैंने उसका राज तुमसे छुपाए रखा, लेकिन कुछ दिन पहले ही उसकी नर्स से पता चला कि वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मेरे मन में अपनी बेटी को एक बार दोबारा देखने की ख्वाहिश बेतहाशा जाग गई। मैंने अपनी ख्वाहिश के खिलाफ काफ़ी जद्दोजहद किया, लेकिन सब बेकार चला गया। मैंने नर्स के पास 100 पाउंड भेजकर उसे इस कॉटेज के बारे में बताया, ताकि वो किसी से मेल जोल बढ़ाए बिना हमारे पड़ोस में आकर रहने लगे। मैंने नर्स को हिदायत दी कि उसकी लड़की को दिन के वक्त घर के अंदर रखे और उसके चेहरे और हाथों को ढक कर रखे, ताकि अगर कोई उसे खिड़की से देख भी ले तो इसकी चर्चा ना करे कि उनके पड़ोस में कोई काली बच्ची रहती है। अगर मैं उसके लिए थोड़ा कम सावधान होती तो शायद अच्छा होता, लेकिन मैं इतनी डरी हुई थी कि कहीं तुम्हें उसके बारे में सच्चाई का पता न चल जाए। उस कॉटेज में उनके होने की जानकारी सबसे पहले तुमने ही मुझे दी। मुझे सवेरा होने तक का इंतज़ार करना चाहिए था, लेकिन मुझे नींद नहीं आई, और ये जानते हुए कि तुम्हें जगाना कितना मुश्किल है, मैं सवेरे ही कमरे से निकल गई। लेकिन तुमने मुझे जाते हुए देख लिया और वहीं से मेरे मुसीबतों की शुरुआत हो गई। अगले दिन मेरा भेद तुम्हारी दया पर टिका था, लेकिन ये तुम्हारी शराफत थी कि तुमने अपनी जानकारी का बेमतलब फ़ायदा नहीं उठाया। बहरहाल 3 दिन बाद जब तुम आगे वाले दरवाजे से घर में घुसे तो नर्स और बच्ची कॉटेज के पीछे वाले रास्ते से निकलकर बच गए। और आखिरकार जब तुम सब कुछ जान चुके हो, तो मैं केवल इतना पूछना चाहती हूँ कि मेरा और मेरी बच्ची का अब क्या होगा। वो अपने हाथों को आपस में मिलाए उसके जवाब का इंतज़ार करने लगी। 10 मिनट की लंबी खामोशी के बाद ग्रांट मुनरो ने जब जवाब दिया, तो उसके बारे में सोचकर मेरे मन में उसके लिए इज्जत और बढ़ गई। उन्होंने उस नन्ही बच्ची को अपनी गोद में उठाया, उसका माथा चूमा और अपना दूसरा हाथ अपनी पत्नी के कंधे पर रखकर दरवाजे की तरफ मुड़ गए।
हम इस बारे में घर चलकर आराम से बात कर सकते हैं, उसने कहा। मैं बहुत अच्छा आदमी नहीं हूँ एफी, लेकिन मैं इतना ज़रूर सोचता हूँ कि तुम मुझे जितना अच्छा समझती हो, मैं उससे ज़्यादा अच्छा हूँ। होम्स और मैं नीचे गली में उनके पीछे पीछे आए और जब हम बाहर आए तो मेरे दोस्त ने मेरे हाथ में चिकोटी काट ली। मैं सोचता हूँ कि हम नॉर्बरी के मुकाबले लंदन में ज़्यादा काम के साबित होंगे, उन्होंने कहा। इसके बाद देर रात को उन्होंने अपने बेडरूम की तरफ मोमबत्ती लेकर जाने से पहले तक केस के बारे में एक भी अल्फाज नहीं कहा। वॉटसन, वो बोले, अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि मैं अपनी ताकत को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा हूं या किसी मामले को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूं, तो मेहरबानी करके मेरे कान में फुसफुसाकर नॉर्बरी बोल देना, जिसके लिए मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। दोस्तों, तो ये थी आज की कहानी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? यकीनन मुझे तो सच में बहुत मज़ा आया और उम्मीद करता हूँ आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। इसी तरीके की और भी कहानी सुनने के लिए चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए और अगर आपको पसंद आई हो तो दूसरों के साथ भी शेयर करना मत भूलें और अपनी राय कमेंट ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए जज्बातों का जहां विद जावेद अख्तर।